हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद एडू फंडा। फ्रेंड, मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ अपना सेल्फ सिलेक्शन सीरीज का एक अगला पार्ट, जो इस पार्ट का आखिरी पार्ट होगा। और इसके बाद सेल्फ सिलेक्शन सीरीज का जो पीटी की तैयारी कराई थी, इसको छोड़ के बाकी और जो आगे वाले एग्जाम होते हैं उसके लिए सेल्फ सिलेक्शन सीरीज की तैयारी कराई जाएगी। तो फिर सोचा था कि इसका चले एक बार द एंड कर दिया जाए, और ये आखिरी होगा। इसमें अगर अच्छा कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, क्योंकि ये सब पढ़ाए हुए पिछले क्वेश्चन को ही मैंने, टॉपिक तो वही है तो उसी में से क्वेश्चन लेके आना है, तो उसी को सब मैंने मर्ज करके फिर से बनाया पेपर। और ये आखिरी होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो आपने जो अभी तक पढ़ा है उसी के दम पे ये बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप इसमें से 45 क्वेश्चन से अगर 35 प्लस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और एग्जाम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। आज 21 तारीख हो ही गई, तो बस 3 दिन बाद एग्जाम। 3 दिन क्या, 2 दिन टाइम है और 1 दिन तो एग्जाम ही है। तो अगर टाइम नहीं है तो जितना रिवीजन हो सके रिवीजन करिए, PDF लेके इसका टेलीग्राम ज्वाइन करिए हमारा। और प्ले लिस्ट में जाकर फ्रेंड्स जितने भी मॉक टेस्ट है, अगर टाइम है आपके पास कर पा रहे हैं तो जितने भी टेस्ट है हमारे उसको एक बार दे डालिए सारे टेस्ट, क्योंकि अगर उसको दे लिए आप सही से तो समझ लीजिए कि सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे और सब क्वेश्चन आप बहुत अच्छा से करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले कि सब लोग को राम राम नमस्कार। पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं बताना फ्रेंड्स कौन सा युग्म सही नहीं है। लोथल और सुतकोटता ये किसके लिए फेमस है? बंदरगाह के लिए। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें ये किसके लिए फेमस है? तो कालीबंगन के लिए। लोथल और कालीबंगा अग्निकुंड के लिए फेमस थे। और रंगपुर और लोथल ये सोना के लिए, मतलब यहाँ पे इनके साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले। फिर जल्दी से आंसर करिए आज, क्योंकि आज की आखिरी क्लास होगी ये। इसके बाद जो सेल्फ सिलेक्शन सीरीज जो है ये पीटी की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, तब इसके लिए। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए फ्रेंड जल्दी। कौन सा युग्म सही नहीं? दोनों एक ही साथ आंसर करिए। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों इसका। और तो मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना पॉइंट दे, तो मैं थोड़ा सा मैं सोया दिख रहा हूँ क्योंकि रात को मैं 4 बजे शूटिंग कर रहा हूँ इसकी। आइए फ्रेंड, आपने आंसर कर दिया होगा इसका। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लोथल और सुटकोता किसके लिए फेमस थे? बंदरगाह के लिए। बिल्कुल सही है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे? हम लोग कालीबंगन से मिले थे। और बात करें लोथल और कालीबंगन से तो हमको अग्निकुंड के साक्ष्य वहाँ से मिले थे। पर यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका, रंगपुर और लोथल, यहाँ से आपको क्या मिले थे? चावल के दाने के साक्ष्य मिले, जबकि यहाँ पे लिखा है सोना, यानी कि आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अब बाकी देख लेते हैं। कालीबंगन को क्या बोला जाता है? काली चूड़िया, ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, ये भी सही है। मेहुला शब्द को मेसोपोटामिक सभ्यता में सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ये भी सही है। और हड़प्पा के संस्कृति जो शासन था वो क्षत्रिय वर्ग के हाथ में ना होकर किसमें था? वणिक वर्ग, यानी कि जो व्यापारी वर्ग था उनके हाथों में था। यहाँ पर लिखा क्षत्रिय, मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन डी आपका गलत है। आइए फ्रेंड्स, आपके दोनों जो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और इसको बहुत अच्छे से याद करके, किससे क्वेश्चन जरूर आएंगे फ्रेंड। सिंधु सभ्यता तो आना ही है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता चलते हैं हम। इंद्र को किस लिए कहा जाता था? इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहते थे। क्या ये वाला गलत है? अग्नि जो होता था देवता और मनुष्य के बीच का संबंध बताते थे, क्या ये गलत है? वरुण सत्य का प्रतीक, सूर्य पृथ्वी का निर्माता, मारुति विपत्ति को हरने वाला, या फिर देव आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता हालांकि थे। तो बताना कौन सा हमारा जो पेयर है वो गलत है। बस थोड़ी देर एग्जाम रहेगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए अपना। सब आपको वाइंड अप करके जल्दी से तैयार हो जाना, अपना हथियार सब तैयार कर लीजिए। अब जंग की तैयारी हो गई है, जंग का ऐलान हो गया है। आई फ्रेंड, आपने आंसर कर दिया होगा। तो सही है, इसका आंसर जो सही मैच नहीं करा गया है वो आपका ऑप्शन डी, यानी कि मारुति। मारुति जो होता है, मारुति जैसा नाम पता ही होगा, मारुति जैसे बोला था हवा का, तो जो हवा और आधी तूफान के देवता थे उनको बोला जाता था मारुति। जबकि विपत्ति को हरने वाले थे उनका नाम था अश्विनी। अश्विनी जो थे ये विपत्ति के हरने वाले देवता को कहा जाता था, और मारुति जो थे ये हवा और आधी तूफान के देवता को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म को अपनाने वाला राजा थे, मतलब कौन से राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट, या फिर चंदेल शासक, या फिर ई सभी ऑप्शन। फ्रेंड्स, हो सकते बाल मेरे सही ना हो और सोया दिख रहा हूँ मैं, थोड़ा बात सही भी है, मैं सो के उठाऊँ, रात को शूटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होती है लाइट की कभी कभी। तो फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि जो सभी उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट और चंदेल शासक के सब ने जैन धर्म को अपनाया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का 5वां क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मतलब बुद्ध ने तो कई जगह उपदेश दिए थे, जैसे आपको वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती और गया, हर जगह। पर सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए? देखते हैं ऑप्शन, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर गया। जल्दी आंसर करिए फ्रेंड, छोटा क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स अगर चैनल पर हमारा नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी आपको अपडेट मिले तो तुरंत आप पहुंच जाए आपके पास। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। बाकी कौशल और यहाँ पे भी दिया था वैशाली में, पर सबसे ज़्यादा एक बात करें तो श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता था, मथुरा अभिलेख को, फैजाबाद अभिलेख को, कौशाम्बी अभिलेख को, या फिर पंचाल अभिलेख को। फ्रेंड्स अशोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैंने सब क्वेश्चन के फॉर्म में ही सारा कुछ कंप्लीट करा दिया है आपको, ये आखिरी है और इसी में सब मिक्स क्वेश्चन है आपको, जो मतलब पहले सेट से कुछ लिया है मैंने, दूसरे सेट से लिया है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके और आपको तब पता चलेगा जब एग्जाम में बैठेंगे तब मिलेगा कि सब पढ़ा हुआ अधिकतर मिलेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ सही जो बोल रहा था मैं वो काफ़ी सही बोल रहा था, आपको अभी हो सकता है यकीन ना आ रहा हो। तो देखते हैं रानी का जो अभिलेख था इसे बोलते हैं कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिलादित्य के नाम से जाने जाने वाला शासक था, मतलब किसको शिलादित्य के नाम से भी जानते थे लोग, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर अशोक। फ्रेंड्स अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है, मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। ये देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें अगर हम लोग ऑप्शन सी की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे सबसे प्रतापी राजा हुए हैं। विक्रमादित्य की उपाधि 14 लोगों को मिली पूरे इतिहास में, और सबसे ज़्यादा फेमस इन्हीं के नाम के साथ हुई। और इनके बारे में कहा जाए तो इनके यहाँ नवरत्न थे, जैसे आपके कालिदास, वारा, मीर, आर्यभट्ट, ये लोग सब इनके दरबार में थे। हर्षवर्धन को ही कहा जाता है शिलादित्य, हर्षवर्धन ही थे। इन्हीं के समय में कौन आया था, हेनसोंग। हेनसोंग जो था हर्षवर्धन के समय में आया था, और चंद्रगुप्त के समय में फाहियान आया था। और समुद्रगुप्त के बारे में अगर बताओ थोड़ा तो ये बोलता है भारत का नेपोलियन। विक्रमक और कविराज के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनको संगीत का बहुत शौक था। बाकी फ्रेंड मैंने बता दिया तो बहुत टाइम नहीं है अभी, चलिए जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको और देखते हैं कौन सा युग में गलत है। पुर्तगाली ने सबसे अपना पहला फैक्ट्री बनाया था कोचीन में, क्या ये गलत है। डच ने मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने कहाँ, सूरत में, और फ्रांसीसियों ने कहाँ पे, कालीकट में। तो बताना है कौन सा गलत है। आइए फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो पुर्तगालियों ने बिल्कुल सही है। 1498 में आए थे कोचीन में, अपना पहली फैक्ट्री बनाई थी। डच जो थे मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज जो थे सूरत में, जो कि फ्रांसीसी भी कहा था, फ्रांसीसियों ने भी पहला अपना जो था ये यहाँ ना बना के सूरत में ही बनाया था। ठीक है फ्रेंड, तो सही आपका आंसर मतलब जो गलत है इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जब फ्रांसीसियों ने भी कहाँ बनाया था, यहाँ पे। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, 1760 में हुआ था वेदरा के, जिसमें अंग्रेजों ने मार भगा दिया था इनको, अंग्रेजियों सॉरी फ्रांसीसियों को। अब बाकी सब तो ठीक है इसमें, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बंगाल गजट वॉरेन हेस्टिंग के समय प्रकाशित हुआ था, मतलब इसके शासनकाल में आया था। कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त, क्या ये गलत है। सती प्रथा विलियम बेंटिक, क्या ये गलत है। PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लॉर्ड मेयो के समय में आया था, बताना कौन सा जो है ये गलत है इसमें। अगर फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो बंगाल गजट जो था वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था, बिल्कुल सही है। बात करें कॉर्नवालिस की, तो कॉर्नवालिस के समय में ही अस्थायी बंदोबस्त आया था, और कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विसेज का जनक बोला जाता है, मतलब जो नागरिक परीक्षाएं होती है सिविल सर्विसेज की, इसका जनक कॉर्नवालिस ही कहा जाता है। और विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक के समय में ही आपका सती प्रथा आया था। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने इस पर बैन करवा दिया था सती प्रथा को। और PWD लॉर्ड मेयो के समय में नहीं आया था, ये आपका जो है गलत है। लॉर्ड मेयो के समय PWD नहीं आया था, मतलब ऑप्शन आपका डी जो है ये सही है। आइए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा फिर ईयर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के बारे में देख लेते हैं हम। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, या फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917 को। चलिए इसे लगे आते अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसौर की घटना किस दिन होती है, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून, या फिर 21 मार्च। फ्रेंड पेट निकालना इस बार तो पेट निकाल ही लेना है। पेट निकल गया तो पेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा आपको, नौकरी मिलेगी सरकारी, मस्त टाइम पर सैलरी मिलेगी आपको। ये देखते सही आंसर इसका क्या है। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को, सही है। भारत छोड़ो की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को, इसी में गांधी जी ने बोला था करो या मरो का नारा दिया था।
अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था ये 1917 में नहीं हुआ था, बल्कि 1918 में हुआ था। 1917 में कौन सा हुआ था? तो चंपारण का युद्ध जो था वो हुआ था आपका 1917 में। चंपारण 1917, 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा आंदोलन भी आपका 1918 में ही हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन आपका हो गया इसमें डी, यानी कि जिसमें गलत था वो ऑप्शन डी था। उपसौर की घटना किस दिन होती है? चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं एक बार। 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून और 22 दिसंबर की बात करें तो ये ऐसा दिन होता है जो 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नदर हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर की बात करें हम लोग 22 दिसंबर की, तो ये होता है सदर हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध होता है, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है वहाँ पे, क्योंकि उस दिन कर्क मकर रेखा पे सूर्य होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर, अगर 2 दिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन जो होता है, जो सूर्य होता है, ये कहाँ पे होता है? आपका इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री जो है आपका भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, इस पे सूर्य होता है एकदम 21 मार्च और 23 सितंबर को। इससे होता क्या है कि पूरे जो मतलब पूरा अपना गो है पृथ्वी, उस पर हर जगह क्या होता है, दिन और रात की अवधि जो टाइम होता है वो बराबर होता है, यानी कि 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात। तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब बात करें हम उपसौर। फ्रेंड्स थोड़ा सा याद करने का तरीका है कि उपसौर और अपसौर। उप मिस और एक होता है अपसौर। अप मतलब हो सकता है आप याद कर सकते हैं, अप मीन्स दूर, अप मतलब ऊपर होता है, काफ़ी दूर हो गया। तो जब दूर होता है सूर्य तो क्या होता है, गर्मी क्या होती है, कम पड़नी चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, मतलब कि जब पास दूर होता है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि 4 जुलाई की घटना होती है ये। और उपसौर जो होती है आपकी 3 जनवरी को होती है। उपसौर मतलब पास होता है, पर फिर भी ठंडी का मतलब 3 जनवरी का कौन सा मौसम होता है? ठंडी वाला मौसम होता है। पास होने के बाद भी उल्टा होता है, मतलब कि आपकी ठंडी पड़ती है उस समय। तो इसको ऐसे कहते हैं अप, मतलब दूर याद कर सकते हैं, और उल्टा होता है, थोड़ा सा रिवर्स इसको मान सकते हैं। तो अप जो सौर जब दूर होगा तो क्या होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, अब पास होगा तो गर्मी कम पड़ती है। ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आप कुछ और याद कर सकते हो, रट जाइए इसको, घोल के पी जाइए। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है, मतलब कौन कौन से भारतीय कॉन्टिनेंट में सम्मिलित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सभी। तो ये तो मुझे लग रहा है सभी बता देंगे, क्योंकि सभी आंसर भी है इसका। ऑप्शन डी, यानी कि इसमें सब शामिल है। अब देखते हैं कौन सा पर्वत बताना है कि कौन सी वहाँ की पर्वत कौन कहाँ पे स्थित है। सैडल पिक अंडमान निकोबार में है, अरावली राजस्थान में, नीलगिरी तमिलनाडु में, या फिर कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन डी जो है आपका कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो गलत मैच कराएगा, मतलब सब अपने आप पे परफेक्ट सही मैच कर गए हैं। अभी फ्रेंड्स आंसर कर दिया, अगर छोटा क्वेश्चन है तो सही आंसर आपका डी है, यानी कि जो सब है अपने आप में सही मैच कराएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत रखा गया हो उसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। क्या ये गलत है? गोदावरी नासिक से निकलती है। क्या ये गलत है? झेलम कश्मीर से निकलती है। यमुना उत्तराखंड से निकलती है। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन पॉलिटी के। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ये वाला गलत है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। क्या ये गलत है? कनाडा से संघ सूची ली गई है। फिर आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है। बताने कौन सा गलत है? पहले देखते 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, यानी कि यमुना जो उत्तराखंड से नहीं निकल के, ये बल्कि कहाँ से आती है? भारत से तो निकलती है नहीं, यमुनोत्री से निकलती है। वो कहाँ पे आपका वो पड़ेगा, अगर समझ लीजिए कि चाइना ने तिब्बत वाले इस एरिया में पड़ता है वो सब। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला मतलब ऑप्शन जो आपका गलत था। बाकी गोदावरी नासिक से, कृष्णा महाबलेश्वर, झेलम कश्मीर से। इसमें देखते हैं तो रूस से लिया गया आपका, यूएसएसआर से आपको मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, लेकिन जबकि प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो भाषा हो गया, कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका से लिया गया है। अब भाषा कहाँ से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन में। अब बाकी कनाडा जो इसमें गलत आंसर है आपका डी, यानी कि कनाडा। कनाडा से आपका संघ सूची नहीं लिया गया, बल्कि अवशिष्ट शक्ति यानी कि रेजिडुअल पावर जो है ये कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? जिसमें मतलब जो संघ सूची, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, उसको डाल दिया गया है आपका अवशिष्ट शक्तियों में। उसके पास किसके पास पावर होती है उसमें? वो होता है संसद के पास, जिसके बारे में पावर होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुर्व्यापार, मानव बलात्संग यानी कि फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये किसमें मना किया गया, किस आर्टिकल में बताया गया इसके बारे में? तो 24 में, 23 में, 17 में, या फिर 18 में। अगर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल मैच नहीं करेगा। 48 में क्या बताया गया? कृषि एवं पशुपालन। 41 में लोक सहायता पाने का अधिकार। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 44 में समान आय के लिए समान आय और निःशुल्क वैदिक सहायता। आइए फ्रेंड आंसर कर दिया होगा आपने, तो चलिए देखते कौन सा गलत है।
तो फोर्स्ड लेबर, ये होगा फोर्स्ड लेबर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि मानव दुर्व्यापार। ये कहाँ बताया गया आपका 23 में बताया गया, आर्टिकल 23 में ये बताया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। क्योंकि पता है कि 6 आपके क्या है फंडामेंटल राइट हैं, पहले 7 थे, जब अब कितने हो गए 6 हो गए हैं। इसको याद करने क्या है SSD-S2, मतलब ट्रिपल एस 3 बार एस लिखिए, डी फिर एस 2 बार एस लिखिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक जो है आपका दिया गया है 29-30 में वो, और ये क्या है आपका ये संवैधानिक उपचार, यानी कि आर्टिकल 32 में बताया गया है आपका संवैधानिक उपचार, मतलब कि कोई भी आपका फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये किस में बताया गया आपका 23-24 किस में आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो 23 में बताया गया। जबकि 24 अगर बात करें तो 24 में बताया गया कि कोई भी ऐसा काम जो होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नहीं दिया जाए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाएगा जिसमें उनका रिस्क हो, उनकी जान का रिस्क हो। तो 24 में बताया गया। 17 की बात करें तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत दिया है। और 18 की बात करें तो 18 में बताया गया कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि उपाधियों का अंत बताया गया इसमें। जबकि 2 चीज़ की उपाधि मना नहीं की गई, जैसे आप कोई सेना के द्वारा मिल रहा है और या फिर कोई पढ़ाई के नाम, जैसे आप PhD किया तो डॉक्टर लगा सकते हैं आप, और बाकी आपको कोई मेडल मिला या फिर कैप्टन है तो कैप्टन जो भी, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा भी मूवी भी देखे होंगे शेरशाह, तो उस तरह के जो 2 विद आपको उपाधि मिलती है उस पर बैन नहीं है। बाकी आप कुछ भी लिखेंगे तो वो नीचे लिखिए, जैसे आपके नाम के बाद वो लिखा, जैसे आप IAS है तो आपका नाम वाले कुछ है अरविंद कुमार, तो अरविंद कुमार नीचे लिखा जाएगा IAS। जबकि कैप्टन है तो लिखा है कैप्टन विक्रम बत्रा, डॉक्टर PhD किया तो डॉक्टर फलाने सिंह, ठीक है फ्रेंड ऐसा समझ सकते हैं आप, इस तरह से होता है। अब बाकी आप देखते हैं तो ये याद मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि भी लास्ट टाइम चल रहा है, तो लास्ट टाइम में तो बस अब दौड़ना है, अब समझाने बहुत नहीं है, भागते रहना है। चलिए देखते हैं 48 में इसमें क्या क्या है। ये सब DPSP का पार्ट है फ्रेंड्स, ये सारे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे DPSP मेंशन किए गए हैं। तो 48 बताया गया कृषि और पशुपालन, बिल्कुल सही है। 41 में लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब लोक सहायता इसी में आता है फ्रेंड्स मनरेगा। मनरेगा मतलब कि जो आपको दिया जाता है ना, गाँव में होता है, काम कराया जाता है, तो लोक सहायता मतलब कि अगर सरकार चाहे तो लोक सहायता आपको दे सकती है। और बाकी 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई। 50 में बात करें तो 50 में बताया गया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण। 44 में जो गलत ऑप्शन है आपका 44, यानी कि 44 में बताया गया है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और ये जो है आपका समान आय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किसमें बताया गया आपका 39 में समान आय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और 44 में क्या बताया गया है कॉमन सिविल कोड। हालांकि ये सब बड़ा बर्निंग टॉपिक होता है कॉमन सिविल कोड, क्योंकि भारत में बहुत इस पर बवाल होता है। सिर्फ एक ही राज्य में लगा, अभी गोवा में, बाकी कहीं भी। इसका मतलब ये होता है कि अगर लग गया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कानून बराबर होगा। कोई वक्त बोर्ड, पता नहीं कौन कौन सा बोर्ड होता है मुस्लिमों का, वो सबका अलग अलग कानून नहीं होगा, सबके लिए एक बराबर कानून होगा, सिर्फ गोवा में लागू है। अब बाकी अब देख लिए ये, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आए। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ एक बार, चाहे छोड़िए इसको। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल जो होती है कैबिनेट की बैठक, तो राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। अरे फ्रेंड छोटा क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा आपने। तो मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होती है इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री जो होता है, कंफ्यूज नहीं होना कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष ना समझ में आए आपको, पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। और फ्रेंड्स एक जगह मंत्रिमंडल का व्याख्या किए गए पूरे संविधान में, जब क्या बोलते हैं इमरजेंसी लगती है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही आपको इमरजेंसी लगाया जाता है। तो सिर्फ एक ही जगह वहाँ पे उल्लेख किया गया मंत्रिमंडल शब्द का। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद होता है कैबिनेट के बराबर, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट से बड़ा होता है, छोटा होता है, या इन्हीं के बराबर होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि जल्दी से ख़त्म करना है। अब इसके बाद से जो मैराथन चलेगी 2 दिन आपकी, बहुत ही धांसू वाली, बहुत धाकड़, आपको मतलब उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला आने वाले एग्जाम में। 24 का एग्जाम है। और फ्रेंड्स का एनालिसिस भी कराएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक, तो एनालिसिस जरूर देखिएगा हमारा। हालांकि कुछ सब बता दिया जाएगा कब होगा, कब कैसे होगा, अभी फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग। तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है सबसे मतलब इनसे बड़ा होता है, क्योंकि क्या अगर मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद है तो इसमें आता है आपका कैबिनेट। ये रहा आपका कैबिनेट, मतलब कैबिनेट जो होता है छोटा होता है
और ये होता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ये बड़े होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में से कुछ खास लोगों को चुन के जिनको क्या मिला जाता है, डिपार्टमेंट दिया जाता है, कोई विभाग जैसे शिक्षा विभाग दे दिया गया, तो वो सब क्या होते हैं, कैबिनेट के होते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स। ये कुछ खास लोगों की होती है, मिनिस्टर तो बहुत बड़े होते हैं, कई तरह के लोग इसमें आते हैं। अब बाकी यहाँ बात करें धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है कि धन विधेयक है नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, आपका स्पीकर जो होता है वो होता है, ये इसको प्रमाणित करता है कि विधेयक जो ऑर्डनरी बिल है या फिर मनी बिल। गाय और दूध में दूध लाने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब इंजेक्शन कौन सा लगाया जाता है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोट्रोपिन या फिर इंसुलिन। जितने फ्रेंड्स अब 5 क्वेश्चन आपका होगा साइंस पे। ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइड होंगे आपके 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसे लिखा है सिलेबस में वैसे ही मिलेंगे आपको। सही इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो होता है इसी को हम लगाया जाता है इंजेक्शन, जिससे दूध आता है गाय और भैंसों में। ये देखते अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में खत्म हो जाती है, पीयूष, थाइमस, थायराइड या फिर अग्न्याशय। मानव नेत्र में रेटिना में रंग भेद के लिए उपस्थित होता है, मतलब किससे पता चलता है कि ये मतलब कलर जो होता है, कलर का डिफरेंस कैसे हम लोग कर पाते हैं, कौन सा लाल है, कोई यहाँ पे कलर दिख रहा है पीला है, काला है, और यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे वाइट है, क्या होता है आखिर में आंखों में हमारे, जिससे पता चलता है। ये देखते पहले इसका आंसर, तो कौन सी ग्रंथि जो होती है खत्म होती है मतलब वृद्धावस्था में, तो वो होती है आपकी थाइमस। थाइमस जो ग्रंथि होती है खत्म, थाइमस जो होती है फ्रेंड ये इम्यूनिटी बनाए रखती है बॉडी की, इसलिए जो वृद्ध लोग होते हैं जिनका एज हो जाता है उनमें थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। और ये मानव नेत्र में जो रंग भेद करता है वो कौन सा होता है, कौन सा जो होता है आपका यही जिम्मेदार होता है किसके लिए, तो आपका कलर बताने के लिए कि ये हरा है, काला है, पीला है। बाकी अगर रॉड्स की बात करें तो ये होता है कि प्रकाश, मतलब प्रकाश को आता है, यही बताता है कि मतलब कितना लाइट सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है या फिर रात का टाइम है, तो यहाँ आँखों में सब होता है। और कॉर्निया फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आँख का दान किया जाता है तो कॉर्निया का दान होता है, पूरा आँख नहीं निकाल दिया बल्कि कॉर्निया जो होता है आँखों में उसका दान किया जाता है। और आयरिस से ही आँखों का अगर पता चलता है, जैसे किसी की आँखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, तो ये आयरिश होता है, मतलब आयरिश का जो कलर होता है वही आँखों का कलर होता है। कॉर्निया में हम लोग दान करते हैं कॉर्निया का। बाकी कौन से हो गया, और रॉड से प्रकाश की मात्रा बताता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होता है उसका आवरण बना होता है किससे, सेलुलोज से, स्टार्च से, प्रोटीन से या फिर वसा से। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, 2 क्वेश्चन फटाफट बताइए, रैपिड फायर चल रहा है फ्रेंड, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह चलेगा, बुलेटिन जो होता है 10-100 खबरें 5 मिनट में उस तरह का। फ्रेंड्स आंसर कर दिया तो कैप्सूल का जो आवरण होता है ये किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज से। और किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, मतलब कहाँ आरबीसी जाके मर जाती है, तो ये होता है आपका प्लीहा, प्लीहा में जो थी इसको कब्रिस्तान बोलते हैं उसका। अब देखते हैं कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन। कलमकारी चित्रकला का संबंध है आंध्र प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से या फिर गुजरात से। कलमकारी चित्रकला और राग भैरव कब गाया जाता है, एक गायन शैली है, प्रातः काल में, रात के समय, दोपहर, शाम के समय। फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने, तो कलमकारी जो चित्रकला है ये आपका है आंध्र प्रदेश से संबंधित। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से। अगर बात करें हम लोग बिहार की, तो बिहार में 2 होता है, अपहन और मधुबनी। ये मधुबनी चित्रकला और अपहन चित्रकला कहाँ बिहार में फेमस है, राजस्थान में मेहंदी और माड़ना, मेहंदी और माड़ना ऐसे ही MM है माड़ना। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में होता है साथिया, वहाँ पे वहाँ का कला है लोक कला, और साथिया उसको बोलते हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात है तो रंगोली होता है वहाँ पे। बाकी बहुत होते हैं, जो ऑप्शन है बस इसका एक्सप्लेन कर दिया मैंने। राग भैरव कब गाया था, तो प्रातः काल टाइम पे गाया था राग भैरव आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। कालचक्र उत्सव एक उत्सव होता है, पूछ रहा किस धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध, पारसी या फिर मुस्लिम। और रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, चंडीगढ़, फरीदाबाद, भुवनेश्वर। आई होप फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने। तो जो कालचक्र उत्सव होता है किससे संबंधित, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र उत्सव। फ्रेंड्स NTPC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो आपको अब आगे की जो तैयारी कराई जाएगी CBT 2 की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि NTPC का हो ही गया सब कुछ। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, बस अपने चैनल में बने रहिएगा, आप ट्रस्ट करिएगा इस पर। बाकी अब ट्रस्ट तो मिल ही जाएगा, थोड़े दिन बस एग्जाम हो जाने दीजिए इसका, तब दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिला था मेरा वहाँ पे। चलिए देखिए रॉक गार्डन जो है स्थित है कहाँ पे आपका, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में स्थित। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बम्बू डांस फेमस है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम। बम्बू डांस फ्रेंड्स मैंने इसको पढ़ा दिया पहले भी, हालांकि सब पढ़ा दिया, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ डांस में से याद भी है कि भूल गए सब।
डांस करना याद भी है कि भूल गए। 5 अब देखते हैं 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स के। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी पांचवा नहीं, आठवां। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? विक्रांत, सुजीत, शिवालिक या फिर अरिहंत? तो फिर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन की, तो फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और इसमें बात करें कि किसको शामिल किया गया भारतीय तटरक्षक बल में और निगरानी पोत है, तो यह सुजीत को ही इसमें शामिल किया गया है। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला रिफाइनरी लिथियम, तो फ्रेंड्स रिफाइनरी की अगर बात करें हम लोग, तो रिफाइनरी जो स्थापित किया गया वो कहाँ पे है आपका? गुजरात में। और जबकि बताया गया कि लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया, तो ये बहुत करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है कि भंडार कहाँ खोजा, तो कर्नाटक में। जबकि रिफाइनरी स्थापित की बात करें तो कहाँ? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा जो है समाप्त कर दी है? ईरान ने, इराक ने, अफगानिस्तान ने, फिर कजाकिस्तान ने। अगर फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो जो मृत्युदंड की सजा इसको खत्म करने वाला कौन सा देश बनाया अभी? तो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपने आप कैपिटल पनिशमेंट जो होता है उसे बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये सब करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया आपको, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए एक बार एग्जाम से जाने से पहले। एग्जाम में जा रहे हैं तो उसके पहले एक बार देख लीजिए कि करंट अफेयर्स को पता है कि वेटेज कितना है इसका, तो उसको बहुत अच्छे से एक बार देख के जाइए, क्योंकि मैं मैराथन लेके आ भी रहा हूँ एक, और उसमें कितने क्वेश्चन, मैक्सिमम 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पर आपको लिस्ट में अगर जाके देख पा रहे हैं आप, आपके पास टाइम हालांकि है अभी 72 घंटे का टाइम है अपने पास, तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसमें 3 से 4 घंटे स्पीड बढ़ा के देखिए, बस देख लीजिए आप एक बार, क्योंकि उससे अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। एक आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का मुख्य विषय था, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इनोवेशन, कोविड-19 योद्धा, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डी नन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोविड-19 योद्धा जो था ये मुख्य विषय था, मतलब कि इसी पे थीम बनाया गया था ये इकोनॉमिक सर्वे का। अब देखते हैं हिंदी के 5 क्वेश्चन। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? मदन, मयन, रतिपति या फिर मुकुंद? कौटिल्य का विलोम है? फिर देखते हैं इसका, कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं है आपका मुकुंद, बाकी रतिपति, मयन, मदन, मनोज ये सब क्या होते हैं? कामदेव के। अब मुकुंद जो होता है भगवान कृष्ण का होता है पर्यायवाची। कौटिल्य का विलोम नहीं है, तो फिर ये है आर्जव, सॉरी विलोम है बताना है, कौटिल्य का विलोम है तो आर्जव है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। आँख फेर लेना का अर्थ है? जगदीश में संधि विच्छेद कौन सी, मतलब कौन सी संधि है? और चिंतामणि का रचयिता कौन है? तीनों क्वेश्चन छोटे हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिए। आँख फेर लेना मतलब कि, और जगदीश में कौन सी संधि है? तो फिर देखते हैं नीचे से, चिंतामणि जो है उसका रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता है आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये लिखा है चिंतामणि। जगदीश में जगत और ईश, जगत तत्व पे क्या होगा आपका? हलंत होगा लास्ट में, ऐसे होगा, तो समझ गए कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। और आँख फेर लेना का फिर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, उदासीन हो जाना या फिर नाराज। मुझे लग रहा है कि एक बुक में पढ़ाया तो मैंने उसमें थोड़ा गलत दे दिया था वो, क्योंकि बोर्ड की तरफ से आंसर ही आया था, पर मुझे नहीं समझ में आया। हालांकि बताए थे पिछली बार जो पढ़ाए थे क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया था उदासीन हो जाना, पर थोड़ा सा लग रहा है कि आँख फेर लेना मतलब को नाराज हो जाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप भी समझदार है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समझ सकते हैं। अब पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, पर मुझे लग रहा है कि सी आंसर इसका जो सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं किस पे? इंग्लिश बेस्ड। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, बताना है क्या हमको? आई वॉज आस्क्ड, पैसिव बनाना है, तो आई वॉज आस्क्ड दैट आई शुड फिनिश द टाइम इन वर्क। ही आस्क्ड मी दैट आई शुड फिनिश द टाइम इन वर्क। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, या फिर आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। फिर देखिए जब पैसिव बनाना है तो जो ऑब्जेक्ट होता है आपको सब्जेक्ट बन जाता है, तो मतलब ही तो कट गया आपको। अब बच्चा कौन कौन सा? आई से, तो आई से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही है। तो आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, आई आस्क हो गया तो बिल्कुल गलत हो गया, मतलब 2 ऑप्शन बचे आपके। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, या फिर आई वॉज आस्क्ड दैट वर्ड का कोई सेंस नहीं, क्योंकि अब पैसिव, तो पैसिव बनाना दैट वर्ड कहाँ से आ जाएगा अचानक से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको मिल सकता है, आपको पैसे देखने को मिल सकता है एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन पैसे से भी आ सकते हैं, या फिर कोई पूरा दे देगा स्टेटमेंट ऐसा दे देगा बड़ा सा,
हो सकता है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए, मतलब दो ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे यहाँ पे भरने के लिए, बाकी ऑप्शन दिए रहेंगे इसके। तो इसकी प्रैक्टिस मैंने थोड़ी कम कराई है, पर एक आइडिया ओवरऑल दे दिया कि आपको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और हिंदी में भी आपको पैसेज आएगा, क्योंकि पैसेज तो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई। कि बाकी उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। बाकी हिंदी का पैसेज क्या है कि आप पढ़े हैं, हिंदी थोड़ा सा कमांड अच्छा है तो हिंदी पढ़िए, उसी में क्वेश्चन उसी में दिया है, आंसर भी उसी में दिया है, तो कुछ आपको नया पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा। कभी कोई पूछ देता है टाइटल क्या है इसका, तो टाइटल में आदमी कन्फ्यूज हो सकता है। बाकी आप कर लेंगे, बहुत अच्छा उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं और मेहनत भी काफ़ी किया इसके लिए, तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे। क्विनिन टेस्ट बीटर, तो क्विनिन इज बीटर व्हेन इज टेस्टेड, क्विनिन इज बीटर व्हेन टेस्टेड, द टेस्ट ऑफ क्विनिन इज बीटर, या फिर क्विनिन इज टेस्टर बीटर। ये टेस्टर बीटर तो वैसे ही बेहुदा टाइप का लग रहा है। ये सही आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन ए, यानी कि क्विनिन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। जैसे शुगर इज स्वीट, ऐसा कुछ आता है अगर से शुगर स्मेल टेस्टेड स्वीट, उसको भी व्हेन इट इज टेस्टेड से बनाया जाता है। कुछ ऐसा होता था, मतलब रटे रटाए फॉर्मेट होता है। चलिए आखिरी 3 क्वेश्चन आज का हम, और बाहुबली कह रहा हूँ, ये अपना सेल्फ सिलेक्शन सीरीज जो पीटी के लिए था, इसको आज ख़त्म कर दिया जाएगा। और उम्मीद करूँगा फ्रेंड जितना बताया गया इसमें से क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सिलेबस मेंशन है, अगर उस सिलेबस पर दे रहे हैं वो क्वेश्चन, अगर सिलेबस से बाहर दे दे तो बात अलग है, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस को ही कवर किया है, सिलेबस से अलग कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आपको। और जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन से आने हैं उसको उसी तरह से पढ़ाया मैंने। तो अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कम से कम 80 to 90% सिर्फ मेरे से जो पढ़ाया गया टेस्ट सीरीज उसी में से मिलेगा आपको। बाकी अब सिलेबस से बाहर कर दे तो बात ही अलग है उनकी, मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस से बाहर कुछ देंगे सब वो। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट एंड टोल्ड देम ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, मतलब बहुत ही तीखी आवाज़ में, बहुत ही कड़े शब्दों में अपने सर्वेंट से बोल दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं किस पार्ट में एरर है। और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट हैज़ बीन नरेटेड बाय ओशो। ये दोनों स्पॉटिंग एरर के हैं, बताने किस पार्ट में एरर है। अगर फ्रेंड आंसर कर दिया तो इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड, मतलब पास्ट टेंस हो रहा है, ही शाउटेड एट हिज फ्रेंड एंड टोल्ड, ये भी पास्ट में है, टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे जब पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ही डिड नॉट नीड देयर सर्विसेज, यानी कि पार्ट किस में एरर है आपका, सी में एरर हो गया आपका, पार्ट सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ना कि डज नॉट। देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैज़ मी फ्रेंड, एरर यहाँ पे है आपका, ये रहा हैज़, क्योंकि स्टोरीज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच दैट है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसके पहले जो रहता है सब्जेक्ट उसी के हिसाब से क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज़ ना होकर हैव होगा, यानी कि यहाँ पे होगा HV। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, उसने पूछा क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। ही आस्क्ड हर वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, ही टोल्ड हर इफ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड हर इफ शी वर कमिंग टू द पार्टी, या फिर ही आस्क्ड हर इफ शी विल बी। तो फ्रेंड्स विल भी तो कभी होगा ही, ज़िंदगी में नहीं होगा, इस जन्म में अगले जन्म में कभी नहीं होगा। नियम जब तक ग्रामर का सेम है वो तब तक कभी नहीं पॉसिबल है विल आ जाए अचानक से इसमें, क्योंकि अगर ये पास्ट में है तो आगे वाला जो सेंटेंस भी फ्रेम होगा वो भी किसी पास्ट में होगा। तो देखिए कहाँ पे गलत कुछ हो सकता है, बाकी कहीं कुछ गलत नहीं इस हिसाब से हो रहा है। और बाकी देखिए ये जो सेड होता है इसको आस्क में बदल देते, तो टोल्ड भी गलत हो गया आपका, क्योंकि टोल्ड लिखा है यहाँ पे। और बच्चा आपका कौन सा, इफ़ या वेदर में, टू द पार्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेदर नहीं होगा बल्कि आप क्या होगा, इफ़ वाला सही होता है सेंटेंस, यानी कि आपका जो गलत हो गया ऑप्शन ए गलत हो गया, सही हो गया ही आस्क्ड हर इफ शी वर कमिंग टू द पार्टी। पर इसमें थोड़ा सा एरर इसमें ये भी, अच्छा हाँ एक एरर देखा, सी वो के साथ वर आता नहीं है कभी, सी तो वॉज लगेगा, तो मतलब कि जो आपका गलत ऑप्शन हो गया आपका सी हो गया, और सही हो गया आपका, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, सी वॉज होता है। ठीक है फ्रेंड, तो सी वॉज कमिंग टू द पार्टी, यानी कि ही आस्क्ड हर वेदर सी वॉज कमिंग टू द पार्टी, बिल्कुल मिलता था, बस यहाँ पे वर था तो इसलिए गलत हो गया, क्योंकि सी के साथ सिंगुलर वर का यूज होता है। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये आखिरी क्वेश्चन आखिरी सेट था ये इसका, और इसके बाद से पीटी के लिए जो है सेट नहीं आएंगे। अब आपके 2 या 3 मैराथन आ जाएगी, किस पे, करंट अफेयर्स पे, एक पॉलिटी पे आ जाएगी, और हो सकता है एक और कोई मैं बता दूंगा आपको आने वाली वीडियोस में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ और इसको
एकदम मतलब रट जाइए, घोल के पी जाइए। जितने प्ले लिस्ट में है हमारे क्वेश्चन सीरीज उनको एक बार जरूर देखिए, जल्दी जल्दी बस स्पीड बढ़ाइए, कुछ भी करिए बस देख जाइए एक बार, क्योंकि उससे क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देख लीजिए एक बार कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके हमारा ये PDF ले सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एकदम मस्त पढ़ाई करिए और एकदम लगे रहिए। ठीक है फ्रेंड।